दोस्तों आपने केजीएफ मूवी तो देखी ही होगी और केजीएफ 2 का टीजर भी आ चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि केजीएफ असली जगह कहां पर है और आखिर वहां पर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक में वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कोलार स्वर्ण क्षेत्र, जिसे कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ के नाम से जाना जाता है, संभवतः भारत में प्राचीनतम स्वर्ण भंडार है। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय में स्वर्ण की खुदाई होती रही है, जिनमें 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोला साम्राज्य और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के काल तक की अवधि सम्मिलित है। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। यह भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक था, जहां 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे खुदाई होती थी। केवल दक्षिण अफ्रीका के कुछ खदान इससे ज़्यादा गहरे थे। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटेन खनन कंपनी जॉन टेलर ने खुदाई कार्य का जिम्मा लिया और 1920 के दशक में खदान में विद्युत शक्ति स्थापित की। उस समय दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बिजली उपलब्ध नहीं थी। वह कंपनी बड़े गर्व के साथ दावा करती थी कि आप धरती में 1 किलोमीटर गहराई से सीधे जॉन टेलर के लंदन कार्यालय से बात कर सकते हैं। इतनी अधिक गहराई में खुदाई के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए केजीएफ ने 1940 के दशक में मैनचेस्टर, इंग्लैंड में बना विश्व का सबसे बड़ा ड्रम लगाया। जॉन टेलर ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठापित अधिकांश मशीनें 1990 के दशक तक काम कर रही थी। हालांकि वे 50 से 100 साल पुरानी थी। वह एक तरह से मूल निर्माताओं और भारत माइंस के निरंतर उत्कृष्ट रखरखाव दोनों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन था। आधुनिक खुदाई का काल 1880 से 2001 तक यानी 120 वर्षों तक रहा। 2001 में सरकारी कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने परिचालन बंद कर दिया, क्योंकि प्रतिवर्ष खुदाई से प्राप्त स्वर्ण का मूल्य किसी भी रूप में परिचालन लागत के बराबर भी नहीं हो रहा था। किंतु केजीएफ का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। जुलाई 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के स्वर्ण की खुदाई पुनः आरंभ करने का आदेश पारित करते हुए स्वर्ण भंडार सहित खदानों को नीलामी की अनुमति दी। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की। इसलिए लगता है कि दक्षिण भारत के प्रथम विद्युतीकृत शहर, जो अभी भूतहा शहर की शक्ल में है, का भाग एक बार फिर खुल सकता है। कोलार की यात्रा करने वाले पर्यटकों को कोलार के सोने के क्षेत्रों की सैर करने की सलाह दी जाती है, जो बांगरपेट तलका में स्थित है। यह स्थान ब्रिटिश काल से सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। औपनिवेशिक काल में यह शहर जंगल भारतीयों के अलावा इटली, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के निवासियों का घर था। किसी समय में कोलार गोल्ड फील्ड भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का घर था। हालांकि 2003 में माइंस के बंद होने के कारण इसकी संख्या बहुत कम हो गई। ब्रिटिश लोगों ने कोलार गोल्ड फील्ड को लिटिल इंग्लैंड का नाम दिया, क्योंकि यहाँ का परिदृश्य तथा मौसम, तापमान आदि ब्रिटेन की तरह ही थे। इस स्थान का भ्रमण करने पर पर्यटकों को वे बंगले देखने का अवसर मिलता है, जो ब्रिटिश वास्तुकला शैली से बने हुए हैं। कोलार जापान के बाद एशिया का दूसरा शहर है जहाँ जल विद्युत परियोजना द्वारा विद्युत की आपूर्ति होती है। यह जल विद्युत परियोजना दक्षिण भारत की प्रथम परियोजना है, जिसका निर्माण 1902 में कोलार गोल्ड फील्ड के लिए विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। पर्यटक यहाँ डोडा बेट्टा पहाड़ी की सैर भी कर सकते हैं, जो कोलार गोल्ड फील्ड के पूर्व में 3195 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कोलार के खानों से निकले सोने के इस्तेमाल के शुरुआती साक्ष्य 2000 साल पुरानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। इसके बाद कोलार का सोना गुप्त और चोल राजवंशों को भी शोभा बना। टीपू सुल्तान और फिर अंग्रेज शासकों ने भी कोलार की खदानों से सोना निकाला। अब कई साल से बंद पड़ी इस खदान को नरेंद्र मोदी सरकार फिर से खोलने की तैयारी में है। बेंगलुरु से करीब 1000 किलोमीटर दूर स्थित कोलार में सोने का उत्पादन 2001 में बंद कर दिया गया था। इसकी कई वजहें थी। इस बहुमूल्य धातु की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई थी। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान होने की वजह से इसमें सोना निकालने पर ज़्यादा खर्च आ रहा था और इसे चलाने वाली कंपनी की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। उससे पहले की 1.5 सदी के दौरान इस खदान से करीब 800 टन सोने का उत्पादन हुआ था। अब सोने की कीमतें तब की तुलना में करीब 5 गुना बढ़ गई हैं। आगे भी उनके बढ़ते जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
इसलिए इस खदान को फिर से चालू करने की योजना है। कुछ समय पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कहा था कि वह इसे फिर से चालू करने पर विचार करे। इसके बाद हाल ही में खनन सचिव बलविंदर कुमार ने कहा कि सरकार कोलार खदान की नीलामी करने की योजना बना रही है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की चर्चित खनन कंपनी स्टी गोल्ड कॉर्प का बयान आया है, जो कि कोलार खदान के लिए बोली लगाने के मकसद से एक्सेल समूह के साथ ही मिलाया है। फिलहाल यह खदान सार्वजनिक उपक्रम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML के पास है। कोलार की खदानों का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश फार्म जॉन टेलर एंड सन से शुरू होता है। 1880 में इस इंजीनियरिंग कंपनी को यहां से सोना निकालने का ठेका दिया गया था। यह एक तरह से ब्रिटिश सरकार की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले कई कंपनियां यहां से सोना निकालने में असफल साबित हुई थी। जॉन टेलर एंड सन्स को सोना मिल गया और इसके साथ ही कोलार के दिन बदलने शुरू हो गए। 1902 में इस शहर में बिजली आ गई और तब यह इस सुविधा को पाने वाले सबसे पहले एशियाई शहरों में था। भारत की आज़ादी के बाद 1956 में इन खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में BGML ने इन खदानों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद भारी भरकम स्टाफ सहित कई कारणों के चलते कंपनी का फायदा दिनों दिन घटता गया और 1989 आते आते स्थिति यह हो गई कि कंपनी चढ़े कर्ज का आंकड़ा इसकी परिसंपत्तियों की कीमत से ज़्यादा हो गया। बाद में इसे बीमार कई घोषित कर दिया गया और छटनी करके स्टाफ को 8800 से 3500 कर दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी और 2001 में BGML ने काम बंद कर दिया। तब से कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 करोड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड किसी भूतहा कस्बे जैसा हो गया है, लेकिन हो सकता है कि अब इसमें फिर से रौनक लौट आए। माना जाता है कि कोलार में अभी भी काफ़ी सोना मौजूद है। इन खदानों का खुलना इस लिहाज से भी अहम है कि देश में लगातार बढ़ रही सोने की मांग का कुछ हिस्सा इससे भी पूरा हो सकता है। इससे देश की जेब पर पड़ रहा बोझ भी कुछ कम होता। चीन के बाद भारत में सोने की खपत सबसे ज़्यादा होती है। 2015 में भारत में जो 900 टन सोने की खपत हुई, उसका ज़्यादातर हिस्सा आयात के जरिए आया है, यानी सोना देश के लिए भुगतान असंतुलन की बड़ी वजह से भारत की जेब पर हर साल 35 अरब डॉलर यानी करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। कोलार की खदानों में फिर से उत्पादन शुरू होने पर इस बोझ में थोड़ी कमी आ सकती है। 1905 में भारत सोने के उत्पादन के मामले में दुनिया में 6वें स्थान पर था। तब यहाँ सालाना औसतन 19.5 टन सोने का उत्पादन होता था। 2007 तक यह आंकड़ा 2.5 टन रह गया और अब यह 2 टन से भी नीचे आ गया है। आज भारत इस लिहाज से दुनिया में कहीं नहीं है। हो सकता है कोलार खदान के खुलने के साथ यह स्थिति बदल जाए। केंद्रीय खनन मंत्रालय का अनुमान है कि कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स में 25,000 करोड़ रुपए का पैलेडियम हो सकता है। पैलेडियम एक चमकीली चांदी जैसी सफ़ेद धातु है। यह एक बहुत बहुमूल्य धातु है। इसके 1 औंस यानी 28 ग्राम की कीमत 1.8 लाख रुपए है। इस धातु का इस्तेमाल कार, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेंटिस्ट्री में होता है। ऐसा अनुमान है कि KGM में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की साइट पर खड़े खदानों के अवशेष में 1.3 करोड़ टन पैलेडियम हो सकता है। एक समय था जब इन खदानों में हजारों लोग काम करते थे और एक पूरे शहर की अर्थव्यवस्था इन्हीं खदानों पर आधारित थी। KGM में गोल्ड माइनिंग को 2012 में बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ सोना खनन की लागत बढ़ गई थी और राजस्व कम हो गया था। कोलार गोल्ड फील्ड में सबसे पहले 1902 में सोने की खुदाई शुरू हुई थी। तब अंग्रेजों ने इसे मिनी इंग्लैंड का नाम दिया था, क्योंकि एशिया में जापान के बाद KGM भी ऐसा नगर था जहां बिजली थी। यहां पानी की उपलब्धता के लिए अंग्रेजों ने एक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया था। 121 सालों तक लगातार यहां से सोने की खुदाई हुई। यदि यहाँ पैलेडियम मिल जाता है और इसका खनन व्यवहारिक होता है तो न केवल इससे सरकार को फायदा होगा, बल्कि इस इलाके में फिर से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा था कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को कोलार शोध क्षेत्र में खोज का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कोलार शोध क्षेत्र के बेत्रा स्वामी ब्लॉक में खोद के इरादे से खुदाई का काम आज से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि खनन में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी BGML के KGF में खोज से जुड़े मसले के समाधान में मदद मिलेगी, जो 16 साल से लंबित है। जोशी ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के साथ 28 अगस्त को बैठक के बाद खोज कार्य शुरू किया गया।
मंत्री ने कहा कि उन्होंने बैठक के बाद MECL को BGML के खनन पट्टा वाले क्षेत्र में तत्काल खोज कार्य शुरू करने का निर्देशन दिया था। बेंगलुरु से पूर्व की तरफ करीब 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां पाएंगे एक ऐसा इलाका जो कभी लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था। यहां कभी अंग्रेजों का बसाया गया गहगामी वाला शहर हुआ करता था। इलाके के नाम भी अंग्रेजों में थे, जैसे रॉबर्टसन पेट और एंडरसन पेट। यहाँ गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल वाले सोशल क्लब भी हुआ करते थे। अस्पताल, स्कूल और सिनेमा घर होते थे। 19वीं शताब्दी में तमाम झाम सोने के व्यापार के बिना संभव नहीं हो सकता था। सच्चाई भी यही थी। जिस स्थान की बात हो रही है वो मशहूर कोलार गोल्ड फील्ड्स है, जिसे KGF के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कभी देश का 95% सोने का उत्पादन होता था। तो पेश है कोलार गोल्ड फील्ड का दिलचस्प किस्सा। कोलार 19वीं शताब्दी में सुर्खियों में आया जब यहाँ सोने की खानें मिली, लेकिन शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इसका इतिहास 1700 साल पुराना है। 350 से 1000 ईस्वी के दौरान कर्नाटक पर गंगा वंश का शासन था और तब कोलार उसकी राजधानी हुआ करती थी। राजा इस जगह से जाने के बाद भी अपने साथ कुलवाला पुरारेश्वर यानी कुलारा के भगवान का खिताब ले गए। सन 1001 में कोलार पर चोल वंश का शासन हो गया। रिकॉर्ड से पता चला है कि कोलार सोने की खान से निकाला गया सोना चोल राजवंश के प्रसिद्ध बंदरगाह पोमपुहार लाया जाता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोलार सोने की खदान से निकाला गया सोना चोल राजवंश के प्रसिद्ध बंदरगाह पोमपुहार लाया जाता था। यहाँ से उसे मदुरई के व्यापारियों और दूसरे देशों को बेचा जाता था। अंग्रेजों के आने के पहले खान से जितना भी सोना निकाला गया वो अर्ध विकसित था। लोगों के छोटे छोटे समूह लोहे के औजारों और तेल के जरिए की मदद से सोने की सतह को खुरचते थे, लेकिन अंग्रेज सेना के अधिकारी जानवारन की इस पर नज़र पड़ गई और उसे खान का महज समझ आ गया। सन 1799 में श्री गंगापट्टनम में अंग्रेजों के हाथों टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद अंग्रेजों ने टीपू के इलाके मशहूर रियासत को सौंपने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए जमीन का सर्वे जरूरी था। वारन तब पैदल सेना की 33वीं बटालियन का कमांडर था। इस काम के जरिए उसे कोलार बुलाया गया। वारन ने सन 1802 में मशहूर रियासत के सीमांकन का काम शुरू किया। उसे स्थानीय खानों में हो रही गतिविधियों को देखकर हैरानी हुई। जांच पड़ताल के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि गांव वालों जिस तरह से सोना निकाल रहे थे, उससे हर 16 किलो मिट्टी में से एक रत्ती सोना निकल रहा था। उसने सोचा अगर इस काम में पेशेवर लोगों को लगा दिया जाए तो काफ़ी मात्रा में सोना निकल सकता है। बाद में 6 दशकों तक कई लोगों ईस्ट इंडिया कंपनी सहित ने सोना खोदने में अपनी किस्मत आजमाई। तरह तरह की खोज की गई और अध्ययन किए गए, लेकिन किसी को भी सोने का बड़ा जखीरा नहीं मिल पाया। इस स्थिति में सन 1871 में बदलाव आया। माइकल फिट्जगेराल्ड लेबले ने बैंगलोर छावनी को अपना घर बना लिया। वह न्यूजीलैंड में माओरी युद्ध से लौटा ही था, जहां उसकी दिलचस्पी खानों में हो गई थी। जानवरों की पुरानी रिपोर्ट पढ़कर उसकी दिलचस्पी जाग गई और वह बैलगाड़ी से 100 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके कोलार पहुंच गया। अपने अनुभव की मदद से लेबले ने खनन के लिए कई स्थानों की पहचान की। 2 साल से ज़्यादा समय तक शोध करने के बाद उसने सन 1873 में महाराष्ट्र की सरकार को लिखकर खनन के लिए लाइसेंस की इजाज़त मांगी। उसे कोलार में खनन के लिए 20 साल का पट्टा मिल गया और इस तरह भारत में आधुनिक तरीके से खनन की शुरुआत हुई। लेकिन जल्द ही लेबले के पास पैसे ख़त्म हो गए और सन 1880 में लंदन की माइनिंग फार्म जॉन ट्रेलर एंड सन्स ने कोलार की बागडोर संभाल ली और इतिहास बदल डाला। ये फार्म अपने साथ आधुनिक मशीनें लेकर कोलार आई और खनन का काम शुरू किया। एक समय कोलार की खान सबसे गहरी और सबसे ज़्यादा सोना देने वाली खान थी। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत में उन पहले शहरों में था जहां बिजली आई। इसका श्रेय मैनसिंग फार्म को जाता है। सन 1900 में मैसूर के राजा को कावेरी नदी पर पन बिजली संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया गया। महाराजा से इजाज़त मिलने के बाद संयंत्र से 140 किलोमीटर दूर कोलार में बिजली पहुंचने लगी। इस काम के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी से मशीनें आयात की गई। छकड़ा गाड़ियों में कावेरी पहुंचाया गया। इन गाड़ियों को हाथी और घोड़े खींचते थे। बहुत जल्द कोलार गोल्ड फील्ड्स में मोमबत्तियों और मिट्टी तेल के दियों की जगह बल्ब आ गए। तब बेंगलोर और मैसूर में भी बिजली नहीं पहुंची थी। बिजली की वजह से खनन कर्मियों के पिंजरे आसानी से ऊपर नीचे जाने लगे और खनन के निचले हिस्से में हवा भी रहने लगी। खनन के काम ने जोर पकड़ लिया और दौलत की बरसात होने लगी।
इस तरह बंजर जमीन वाला कोलार शहर सन 1930 तक एक समृद्ध शहर में तब्दील हो गया। कोलार गोल्डफील्ड्स की 21 दिसंबर सन 1960 की रिपोर्ट के अनुसार शानदार सड़कें, पूरे समय पानी की सप्लाई, बिजली वितरण प्रणाली, रेल, अस्पताल, क्लब, दुकानें और सिनेमा घर, ये तमाम चीज़ें खनन उद्योग की वजह से संभव हो सकी, अन्यथा यह इलाका पिछड़ा ही रहता। लेकिन एक तरफ यहाँ अंग्रेज अफसर और कर्मचारी ऐश भरी जिंदगी जी रहे थे, वही भारतीय खनन कर्मियों की हालत बहुत खराब थी। इनमें से ज़्यादा तमिल मजदूर थे। अंग्रेज यहाँ बंगलों में रहते थे, भारतीय खनन कर्मी मिट्टी के एक कमरे में रहते थे। यहाँ उनके साथ चूहे भी होते थे। खनन में जितना संभव हो सकता था सोना निकाल लेने के बाद कोलार गोल्डफील्ड्स की नीयत बदल गई। यूरोप से आए खनन विशेषज्ञ घना और पश्चिम अफ्रीका खनन के लिए चले गए और कोलार गोल्डफील्ड्स की खानें सन 2001 में बंद हो गई। खानों की सुरंगों में आज भी पानी भरा रहता है, वही सुरंगें जो कभी सोने तक पहुंचने का रास्ता हुआ करती थी।